फाइटर जेट का नया अवतार उड़ाएगा दुश्मनों के होश। नए जोश में मिसाइल ब्रह्मोस। बाहुबली टैंक T-20 भीष्म भी अब होगा और भयंकर। पहले से भी पावरफुल होगा पिनाका का पावर। भारतीय सेना को मॉडर्नाइज करने का सिलसिला तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मेक इन इंडिया मिशन को ताकत भी मिल रही है। भारत घर में ही हथियारों की खेप को तैयार करने में जुटा है और साथ ही दोस्त से मिले हथियारों को भी आज की जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा रहा है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस पर निर्भर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने इस निर्भरता को कम किया है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया के तहत भारत बहुत सारे रक्षा उपकरणों को भारत में ही बना रहा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों से भी निर्यात पर जोर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो उपकरण इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनको भी अपग्रेड करने की कोशिश लगातार चल रही है। भारत लगातार अपने हथियारों की ताकत को जांचने और परखने के लिए वॉर एक्सरसाइज करता रहता है, कभी समंदर में, कभी रेतीली धरती पर, तो कभी जंगल और पहाड़ पर, ताकि किसी भी नई चुनौती से आसानी से निपटा जा सके। हाल ही में इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड यानी पश्चिमी कमांड के युद्धाभ्यास के दौरान टैंक T-90 भीष्म के ऊपर टॉप अटैक प्रोटेक्शन केज लगा दिया गया, जिसे एंटी ड्रोन केज, कोप केज या फिर स्लेट आर्मर भी कहा जा सकता है। ड्रोन्स की वजह से अब जंग का चेहरा बदल जाएगा। बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिकन रीपर या तुर्की का बैरक्तार बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन टैंकों और जवानों पर अटैक करने के लिए सस्ते ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे बचने में एंटी ड्रोन केज कारगर माने जाते हैं। जो एंटी ड्रोन केज है, इसका बेसिक पर्पस है कि जो इसके प्रोपेलर हैं वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके और ये प्रोपेलर जो है उसको भी नुकसान ना पहुंचे किसी वजह से। तो ये एक सिंपल सी डिवाइस है जो ड्रोन के ऊपर लगाई जाती है। जो स्लैट आर्मर है, वो स्लैट आर्मर बेसिकली टैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे जैसे ड्रोन्स का आसमान से अटैक करने का खतरा या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या आरपीजी राइफल प्रोपेल्ड जो ग्रेनेड होते हैं, उनकी वजह से ऊपर से अटैक करने अगर टैंक के ऊपर होता है तो ऊपर वाली आर्मर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए। रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी टैंकों पर लोहे की एक जालीदार छत दिखती थी। ऐसी छतरियां इजरायली टैंक पर भी दिखाई पड़ी। एंटी ड्रोन केज टैंक के ऊपर सवार मशीन गन चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइल, ग्रेनेड और हेलीकॉप्टर से आने वाली गोलियों के हमलों से बचाता है। कोप केज शब्द सबसे पहले तब सुनने में आया था जब रूस के टैंकों के ऊपर इसको लगा देखा गया था।
दरअसल यूक्रेन में घुसपैठ के दौरान रूस ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि 2020 में नागोर्नो कराबाख युद्ध के दौरान भी इसका इस्तेमाल हुआ था और ये युद्ध अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहा था। टैंक के ऊपर लगे कोपकेज छोटे मोटे आत्मघाती ड्रोन अटैक से हिफाजत कर लेते हैं। इसमें जवान जख्मी हो सकते हैं लेकिन जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। हालांकि ज्यादा ताकतवर ड्रोन, बॉम्ब या फिर एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट से ये बचा नहीं सकता। T-90 टैंक के कमांडर साइट का रेट्रो मॉडिफिकेशन भी किया जा रहा है। इसकी मदद से T-90 के कमांडर लंबी दूरी पर भी टारगेट का पता लगा सकते हैं। नई रेट्रो मॉडिफाइड कमांडर साइट में रात में भी टारगेट का पता लगाना आसान हो जाता है। थर्मल इमेजर की मदद से 8 किलोमीटर तक टारगेट का पता लगाना आसान होता है। वहीं LRF यानी लेजर रेंजर फाइंडर की मदद से 5 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्ट किया जा सकता है, जिससे लंबी दूरी तक लक्ष्य साधने की क्षमता बढ़ गई है। थर्मल इमेजर जो होते हैं वो बेसिकली जो हीट सेंसिटिविटी या हीट सिग्नेचर्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी दुश्मन का टारगेट है, उसके जो हीट सिग्नेचर्स हैं उनको विजुअल कन्वर्शन करता है। तो आपको क्योंकि अलग अलग हीट सिग्नेचर्स होंगे, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट जो हैं या दुश्मन के जो टारगेट्स हैं उनके, तो उस तरह का विजुअल एक इसको मिलता है। जो जिसने फायर करना है, जिसने टारगेट को एंगेज करना है, उसको वो इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा है लेजर रेंज फाइंडर। लेजर रेंज फाइंडर ये है कि लेजर को एक जो कि 300 गुना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से जाता है, वो जाके टारगेट के ऊपर टकरा के वापस आता है। तो उस टाइम से कि कितना टाइम लेता है लेजर की बीम जो है जाके टारगेट को स्ट्राइक करना और वापस आना, तो वो जो टाइम है उससे उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। T-90 टैंक के कमांडर बैलिस्टिक सॉफ्टवेयर और LRF में सुधार के बाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाने का पता लगा सकते हैं, उस पर निशाना साध सकते हैं और उन्हें बेअसर भी कर सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों की कई कमजोरियां उजागर हुई और इन्हीं को देखते हुए भारत ने भी तय किया कि अपने यहाँ जितने भी रूसी टैंक हैं उनको अपग्रेड किया जाए और उन खामियों को, उन कमियों को दुरुस्त किया जाए। भारत अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता और इसीलिए अपनी क्षमताओं को आने वाले युद्धों के हिसाब से अभी से अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि युद्ध के मैदान में भारत कहीं भी पीछे न रह पाए। भारतीय सेना टैंक को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक तैयार करना चाहती है, जिसमें T-90 भीष्म का नाम शुमार है। भीष्म का प्राइमरी वेपन है 125 mm की कैनन, जो अलग अलग तरह के गोले दागने में सक्षम है, जिसमें मिसाइल दागने की क्षमता इसे और खास बना देती है। बंजर रेगिस्तान में जहां सड़क का नामो निशान तक नहीं होता, वहां भी T-90 तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। T-90 टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी रेंज करीब 550 किलोमीटर है। ये 6 से 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। करीब 50 टन के भीष्म को ताकत मिलती है अपने शक्तिशाली इंजन से, जिसकी बदौलत चाहे पहाड़ हो या फिर खाई, वो सब कुछ पार कर सकता है। T-90 टैंक में लगे कैटरपिलर ट्रैक्स इसके भारी वजन को एक बड़े सरफेस एरिया में तब्दील कर देते हैं, जिससे चाहे वो रेतीला रेगिस्तान हो या फिर दलदली जमीन हो या फिर 5 फीट गहरा पानी ही क्यों ना हो, वहां भी T-90 टैंक आसानी से उस रास्ते को पार कर सकता है। T-90 भीष्म टैंक को रोकना असंभव है। जमीनी जंग का महाबली रात के अंधेरे में भी हमला करने में सक्षम है। T-90 टैंक को पहाड़ी सीमाओं का सबसे बड़ा रखवाला कहा जाता है, जिससे पंगा लेना चीन और पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। T-90 भीष्म 125 mm
स्मूथ बोर गन से लैस है। ये 1 मिनट में 7 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। थर्मल इमेजर की मदद से अंधेरे में हमला करने में सक्षम है T90 टैंक। लेजर गाइडेड INVAR मिसाइल सिस्टम से भी लैस है T90। परमाणु हमले में बचाव की क्षमता भी है। T90 भीष्म टैंक एक 3rd जनरेशन रशियन सीरीज का टैंक है। 2004 में भारत ने रशिया के साथ एक सौदा किया था और उसमें कुछ टैंक मंगवाए गए थे और फिर ये भी हुआ था कि जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया ट्रांसफर करेगा और अभी ये DRDO की मदद से जो आवड़ी में हैवी व्हीकल फैक्ट्री है वहां पर ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया टैंक इसलिए है कि एक तो इसके टर्रेट के ऊपर कोई ग्लोइंग आईज लगाई हुई हैं जो कि दुश्मन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ड्रोन हमले को थोड़ा मिसगाइड करने में मदद करती हैं। ये टैंक 125 स्मूथ बोर गन है इसके अंदर और इसके 1 मिनट में 8 राउंड फायर कर सकता है। 43 राउंड इसके अंदर रखे जाते हैं। इसका रेंज जो है 1 से 5 किलोमीटर तक है। T90 टैंक को 3 हाईली ट्रेन जवान कंट्रोल करते हैं। ड्राइवर, कमांडर और गनर के तालमेल से जमीनी जंग का ये जांबाज रणभूमि में गरजता है। टैंक ऑपरेट कर रहे लोगों की हिफाजत करता है। टैंक के ऊपर लगा बेहद मजबूत कवच। T90 भीष्म टैंक मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर सकता है क्योंकि इसके आर्मर की परत 20 इंच मोटी होती है। इतना ही नहीं, ये लैस है 3rd जनरेशन के रिएक्टिव एक्सप्लोसिव आर्मर से। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर गोली लगती है तो ये आर्मर बाहर की तरफ खुलते हैं जिससे ये खुद को महफूज रख लेता है। T90 टैंक भीष्म 360 डिग्री घूमकर हमला कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये 360 डिग्री घूमने के बावजूद टैंक के अंदर बैठे हर क्रू मेंबर को अपनी पोजीशन पर बनाए रखता है। भीष्म की डिजाइन ही ऐसी की गई है कि हल, टेरर और एंटी एयरक्राफ्ट गन एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में मूवमेंट कर सकते हैं। T90 की एक और खासियत ये भी है कि हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। हवाई खतरों से निपटने के लिए भी टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी है। इससे मैनुअल और रिमोट दोनों तरह से चलाया जा सकता है। T90 भीष्म 12.7 mm की बुलेट्स से लैस है जिसकी मदद से 2 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के हेलीकॉप्टर को तबाह किया जा सकता है। भीष्म में लगी गन 1 मिनट में 800 गोलियां फायर कर सकती है। T90 एंटी टैंक मिसाइल दागने में सक्षम है। केमिकल और रेडियो एक्टिव हमला भी इस पर बेअसर है। पूर्वी लद्दाख में चीन और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की गुस्ताखियों को देखते हुए भारत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता क्योंकि चीन पर भरोसा करने का मतलब है 1962 की गलती को दोहराना। लिहाजा हिंदुस्तान लगातार अपनी युद्ध क्षमताओं को धार दे रहा है। भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के ट्यूरेट को मिलाकर नया वर्जन बनाया है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगाया गया है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का कई बार परीक्षण भी हो चुका है और माना जा रहा है कि जल्दी ही इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। आखिर टैंक कैसे काम करते हैं, किस तरीके से ये युद्ध के मैदान में युद्ध की दिशा और दशा बदल सकते हैं, टैंक में किस तरह के आर्मर्स लगे होते हैं, किस तरह से ये खुद को बचाते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसी की खासियतें। टैंक के मैकेनिज्म को समझने से पहले ये बताते हैं कि टैंक के कितने हिस्से होते हैं और इनका काम क्या होता है। टैंक के 2 हिस्से होते हैं। टैंक के नीचे के हिस्से को हल कहा जाता है, वहीं ऊपर के हिस्से को टेरर कहा जाता है। ये 360 डिग्री पर मूव कर सकता है। टर्रेट वाले एरिया में बैरल से लेकर मशीन गन और एंटी एयरक्राफ्ट गन तक लगा होता है जिससे दुश्मनों से मुकाबला किया जाता है।
टैंक जब किसी टारगेट को एंगेज करता है तो वो पहले जब लॉक इन कर लेता है उसके टारगेट के ऊपर, उसके बाद उसको कंट्रोल करने की जरूरत है एलिवेशन में और हॉरिजॉन्टल उसमें भी जरूरत है। तो क्योंकि टैंक ऊबड़ खाबड़ जगह पर जाएगा, कई फुट ऊपर भी जा सकता है, कई फुट नीचे भी आएगा और पूरी की पूरी टर्रेट जो है उसको 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता है। तो इसमें एक तो जायरोस्कोप जो है और सर्वो मैकेनिज्म उसके साथ होता है कि ये जब जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे जो भी वेरिएशन हो उस वेरिएशन को कंप्यूटर में फीड किया जाता है और कंप्यूटर उसी को डायरेक्शन दे के सर्वो मैकेनिज्म की कोशिश करने के उसको फिर दोबारा वापस उसी जगह पर ले आता है। टैंक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार में आए बिना मिशन को अंजाम देना। खुला इलाका या फिर रेगिस्तान जहां पर चुनौती काफी बढ़ जाती है, ऐसे में टैंक स्मोक डिस्चार्ज का इस्तेमाल करते हैं। टैंक से निकलने वाले स्मोक से धुएं का बादल बन जाता है, जिससे दुश्मन के लिए टैंक की सही पोजीशन ढूंढकर निकालना बहुत मुश्किल होता है। जमीनी जंग के साथ साथ भारत अपने आसमान की ताकत को भी और ज्यादा बढ़ा रहा है। वहीं मेक इन इंडिया के तहत मौजूदा हथियारों और विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि आसमानी बाहुबलियों की ताकत में और इजाफा किया जा सके। सितंबर में ही मोदी सरकार ने 12 सुखोई 30 MKI को खरीदने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद डिफेंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इसको अप्रूव कर दिया। वायुसेना के लिए 84 सुखोई 30 अपग्रेडेशन किया जा रहा है, यानी नई तकनीक और नए हथियार के साथ सुखोई को अपग्रेड किया जाएगा। 84 सुखोई 30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में 64,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। वायुसेना 84 विमानों को स्वदेशी तकनीक से विकसित रडार विरूपाक्ष से लैस करने की योजना बना रही है। रडार जिसका मतलब ही रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, ये एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी इक्विपमेंट के अंदर जिसने भी टारगेट को एंगेज करना है। रडार का इस्तेमाल जो है हम देखते हैं कि सिविल यूज में भी बहुत होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑन रोड्स उसके लिए भी इस्तेमाल करता है। पर ये जो हमारे वेपन सिस्टम के अंदर रडार की जरूरत है वो है कि टारगेट एक्विजिशन के लिए, कि रडार से आपको टारगेट को देखना, उसका डिस्टेंस जानना और फिर उसको ट्रैक करना और ट्रैक करके अल्टीमेटली उसको एंगेज करके फायर करना। तो इसलिए रडार एक बहुत ही जरूरी, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी फाइटर प्लेन के लिए हथियार के साथ साथ ताकतवर रडार की भी काफी अहमियत होती है। हवा में ये कई किलोमीटर दूर से ही एक साथ कई दुश्मनों को डिटेक्ट कर सकती है, जिससे पायलट को दुश्मन पर हमला और उनसे संभलने का मौका मिल जाता है। सुखोई की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती होती है। इसकी रफ्तार और दुश्मन को चकमा देने की ताकत ही इसे विध्वंसक बनाती है। LAC पर पहले से ही सुखोई ने मोर्चा संभाल रखा है। सुखोई इतना ताकतवर है कि वो आसानी से चीन की सेना के दांत खट्टे कर सकता है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर है। सुखोई फाइटर जेट करीब 57,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में भी सक्षम है। सुखोई Su-30 MKI के तर्कश में एक से बढ़कर एक हथियार हैं और इसकी गिनती दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार लेकर उड़ने वाले फाइटर प्लेन में होती है। सुखोई 30 MKI में 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जिनमें हथियार लग सकते हैं। इनमें 4 तरह के रॉकेट्स, 4 तरह की मिसाइल और 10 तरह के बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। सुखोई 30 MKI 8,000 किलो से ज्यादा वजन का हथियार उठा सकता है। यही नहीं, सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल की भी तैनाती हो सकती है।
सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक गुरजेव शिपनोव ऑटो कैनन लगी है जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर बच नहीं पाएगा। हथियार और मिसाइल ले जाने के मामले में भारत का सुखोई 30 अमेरिका के F-16 से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा है जो कि इसको दिन और रात दोनों ही समय काम करने की ताकत देता है। इसी के साथ साथ इसमें लगा है ऑटोमेटिक सिस्टम और लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉन्ग रेंज नेविगेशन सिस्टम को कमांड मिलती है, जिसके बाद ये रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर सकता है। भारत ने साल 2000 में रूस से सुखोई की डील की थी और साल 2002 में भारत को पहला सुखोई फाइटर जेट मिला। तब से लगातार इसके अपग्रेडेशन पर काम किया जा रहा है। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस को भी अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे भारत ताकतवर और हल्के लड़ाकू विमानों के आसमान में ऊंची उड़ान भर सकेगा। साल 2022 में मोदी सरकार ने तेजस LCA मार्क 2 को बनाने की मंजूरी दी थी। अब इसके प्रोटोटाइप को बनाने की भी अनुमति मिल गई है और माना यह जा रहा है कि पहला स्वदेशी तेजस LCA मार्क 2 की उड़ान और इलेक्ट्रॉनिक से लैस किया जाएगा, जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला न कर पाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि LCA मार्क 2 आने वाले समय में जैगुआर, मिराज 2002 और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह ले लेगा। तेजस में अब स्वदेशी रडार उत्तम का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तम अभी भारतीय वायुसेना में यूज होने वाली इजरायली रडार को रिप्लेस करेगा। उत्तम रडार की एक और खासियत है कि ये एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को पहचान पाएगा। इसके अलावा तेजस विमान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये जैमर का काम करता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने जिन 83 LCA मार्क 1 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया है, उनमें अब 41वें से लेकर 83वें विमान में उत्तम और अंगद रडार सिस्टम का इस्तेमाल होगा। हालांकि आपको यहाँ ये भी बताएं कि पहले 40 लड़ाकू विमानों में इजराइल के रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, जिसे अब भारतीय टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से रिप्लेस किया जाएगा। तीस जुलाई 2023 को एयरफोर्स ने जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा एयरबेस पर हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को तैनात किया। तेजस MK-1 मल्टीरोल हल्का लड़ाकू विमान है जो वायुसेना को कश्मीर के जंगल और पहाड़ी इलाकों में और मजबूती देता है। सेना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपने विमानों को पहले भी ले जाती रही है ताकि उन्हें हिमालय की घाटियों में उड़ान भरने का एक्सपीरियंस मिलता रहे। पिछले 5 दशकों में 400 से ज्यादा MiG-21 विमानों के क्रैश होने की वजह से भारत सरकार इसे रिप्लेस करना चाह रही है। तेजस इसी MiG-21 की जगह लेने में कामयाब हुआ है। LCA तेजस का वजन कम होने की वजह से ये युद्धपोतों पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। यही नहीं, इसकी हथियार ले जाने की क्षमता MiG-21 से दोगुनी है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि तकरीबन पूरी दुनिया में तमाम देश इस वक्त 5th जनरेशन पर ही काम कर रहे हैं। और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने हाल ही में चीन से JF-17 और अमेरिका से F-16 लड़ाकू विमान तक ले रही हैं, ऐसे में भारत इस वक्त अपनी पुरानी तकनीक पर नहीं रह सकता और यही एक बड़ी वजह है कि भारत भी 5th जनरेशन पर अब काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना के लिए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण जल्दी ही शुरू हो सकता है।
एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल वेपन है, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्पैक्ट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एएमसीए मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जेट में डीएसआई जोड़ा गया है। डीएसआई में दुश्मनों की रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एएमसीए में एडवांस सेंसर जैसा डेटा फ्यूजन शामिल है। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से भी लैस होगा, जिससे एईएसए रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होंगे, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम होते हैं। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिसके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं। लड़ाकू विमानों के साथ साथ भारत अपनी मिसाइलों को भी ताकत देने में लगा हुआ है, यानी उनको अपग्रेड कर रहा है। और इसी कड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक तकनीक से लैस करने की तैयारी हो रही है। और ये काम भारत रूस के साथ मिलकर कर रहा है। दोनों ही देश मिलकर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस तैयार करने में आगे बढ़ रहा है और इसमें रूस की जिरकॉन मिसाइल की तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत और रूस ब्रह्मोस मिसाइल के जिस हाइपरसोनिक वर्जन पर काम कर रहे हैं, उसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि जिरकॉन जैसी ताकत से ये लैस होगी। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। बालाकोट जैसे हवाई हमले के बाद देश की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने का फैसला किया। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद पाने में सक्षम थी, लेकिन अब ये रेंज दोगुनी होगी, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लैंड अटैक, सतह से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इस समय दुनिया के सभी बड़े देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। मिसाइल के मामले में ये सबसे आधुनिक तकनीक है। इसे रफ्तार के चलते ट्रैक कर पाना और मार गिराना बेहद मुश्किल है और यही बात इसे बेहद खतरनाक बनाती है। ब्रह्मोस के सीईओ के मुताबिक ब्रह्मोस 2 का पहला परीक्षण 2027 या फिर 2028 तक किया जा सकता है। इसकी डिजाइन पर फिलहाल काम शुरू हो चुका है। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रण क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।